नमस्कार दोस्तों, एसके ला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे सामने है वो है भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, राष्ट्रपति वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक वीडियो में चर्चा नहीं कर सकते हम, इसलिए इसे हम एक सीरीज के रूप में पढ़ेंगे। मतलब कि इसे हम कई चरणों में पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम राष्ट्रपति का पद क्या है, उसकी योग्यताएं क्या हैं तथा इनके निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना है कि राष्ट्रपति क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हम इसको यही जानेंगे। फ्रेंड्स, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि सरकार का स्वरूप दो तरह का होता है, अर्थात फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो तरह का होता है। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संसदीय प्रणाली की सरकार और अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार। अब प्रश्न उठता है कि इन दो तरह के गवर्नमेंट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि संसदीय प्रणाली की सरकार में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। संसदीय प्रणाली की सरकार में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका तो दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। आज हम जिस कार्यपालिका की चर्चा करने वाले हैं वो यही नाम मात्र की कार्यपालिका है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना की गई है और संसदीय प्रणाली की सरकार में राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जरूर होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिकी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसके विपरीत प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का अधिकारी होता है। फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल विषय पर जो चर्चा करना चाह रहे हैं वो चर्चा ग्राम सेवक का एग्जाम हो या पटवारी का हो, एसएससी का हो या देश के सबसे बड़े एग्जाम सिविल सर्विसेज का हो, सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास जो सबसे बेस्ट हो सकता है उसे आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के विषय के ऊपर। इसमें सबसे पहले यह जानना है कि राष्ट्रपति के बारे में प्रोविज़न कहाँ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 यह प्रोविज़न बताता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं आर्टिकल 52 में जब ये बात बताई गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, साथ ही साथ आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि यूनियन यानी संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकेगा। तो दूसरे नंबर पे आता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति पद हेतु क्वालिफिकेशन क्या है। तो इसका उल्लेख जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में बताया गया है। 58 में जो राष्ट्रपति के पद के लिए क्वालिफिकेशन है तो चार तरह के क्वालिफिकेशन बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो योग्यता होनी चाहिए वो ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो योग्यता है वो है एज को लेके कि उसे 35 ईयर एज पूरी हो जानी चाहिए। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो रहा है तो उसकी उम्र जो है 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। तीसरी जो योग्यता है वो ये है कि जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंस के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा है तो उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, यानी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। और लास्ट में जो चौथा योग्यता है वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके, अर्थात कि उसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके इन चारों जो योग्यता है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा हमको बताना है सिटीजन को लेके। अक्सर कंपटीशन के एग्ज़ाम में मैचिंग में ये आ जाता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए या भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल लॉ है उसमें कहीं भी मूल शब्द की बात नहीं की गई है। उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि जो है भारत का नागरिक होना जरूरी है, न कि मूल नागरिक, न कि मूल रूप से भारत का नागरिक।
दूसरी जो बात है वो एज को लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मिनिमम एज की तो बात की गई है, अर्थात 35 ईयर एज पार हो जाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं बताया गया है। तीसरी बात, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, इसको लेके भी जो छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ जगह ये कुछ तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। तो इस बात को आप भली भांति जान लीजिए कि राष्ट्रपति के पद के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जब वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति होने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, बल्कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता का होना जरूरी है। चौथी जो योग्यता है उसको बारे में हमको बताना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में हमको थोड़ा सा ज़्यादा डील करना है, क्योंकि आर्टिकल जो 58 है, आर्टिकल 58 में ये बताया गया है कि एक तरफ से एक्सेप्शन है। जो चौथी योग्यता है उसमें यही कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा उसे भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो जो ये 58 में जो ये क्वालिफिकेशन बताया गया है, उसी आर्टिकल 58 में ये भी बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्रीगण, चाहे वो संघ के मंत्री हो या किसी राज्य के, लाभ का पद धारण किए हुए नहीं माना जाएगा उनको। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि लाभ का पद क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि लाभ के पद को न तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन किया गया है, लाभ के पद को न तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन किया गया है और न ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 में ही परिभाषित किया गया है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में इसको निगेटिव रूप में बताया गया है, अर्थात आर्टिकल 58 में इतना जरूर बताया गया है कि लाभ के पद के दायरे में कौन कौन नहीं आते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व मंत्रीगण लाभ के पद पर नहीं माने जाते। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक व्यक्ति किसी राज्य में राज्यपाल के पद पर है तो उस पद पर रहते हुए ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि पहले वो राज्यपाल पद से इस्तीफा दे तब चुनाव लड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 58 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद व मंत्रीगण का पद लाभ का पद नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ जानना है कि ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया, फिर भी हमको इसको थोड़ा सा समझना होगा। लाभ के पद से तात्पर्य ऐसे लाभ से है, या ये कहिए कि लाभ के पद से तात्पर्य ऐसे पद से है जिसमें लाभ मिल सकता है या मिलने की आशा है, प्रत्याशा है या आशा किया जा सकता है। यहाँ लाभ से तात्पर्य धन संबंधी लाभ से है। लाभ वेतन के रूप में या पारिश्रमिक के रूप में मिलना चाहिए। भारतीय संविधान ने यह जिम्मेदारी संसद को दी है कि वो ये तय करे कि कौन कौन से पद लाभ के पद हैं और कौन कौन से नहीं। अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है और पुनः राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार एक मंत्री राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो उसे अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वह उस पद पर रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। इसकी चर्चा आर्टिकल 54 में की गई है, जो हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल अर्थात इलेक्टोरल कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, अर्थात सभी इलेक्टेड एमपी और एमएलए जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब हमको एक एक करके जानना है कि आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है 250 है। राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250 है, जिसमें जो है 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और 12 ऐसे लोग होते हैं
जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं, जिनको राष्ट्रपति नाम मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में जो है लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य है, और जिसमें से 233 निर्वाचित होते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कहने का मतलब यह कि राज्यसभा की मैक्सिमम जो सीट है वो 250 है, लेकिन प्रेजेंट में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 ही है, जिसमें से 233 जो है स्टेटों से और यूनियन टेरिटोरी से चुनाव जीत के आते हैं, जबकि 12 मेंबर जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार लोकसभा में जो है मैक्सिमम जो सदस्य संख्या है वो 552 है, जिसमें से जो है 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं तथा 20 यूनियन टेरिटोरी अर्थात संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। अर्थात 550 जो होते हैं मेंबर वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के जो है 545 सदस्य ही हैं, जिसमें से 543 सदस्य राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो दोस्तों, संसद के ये जो 14 मनोनीत सदस्य हैं, अर्थात जो है 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 54 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, न कि मनोनीत सदस्य। इसी प्रकार राज्य विधानसभाओं के बारे में भी व्यवस्था है कि जो एमएलए चुनाव जीतकर आए हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, न कि मनोनीत सदस्य। दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्यों नहीं भाग लेते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जिन सदस्यों को स्वयं राष्ट्रपति ही मनोनीत किया है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कैसे भाग ले सकते हैं? अब आप फिर सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते, लेकिन राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य क्यों नहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? क्योंकि उनको तो राज्यपाल मनोनीत करता है। दरअसल राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है। ऐसे में वह सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे भाग ले सकता है जिसको मनोनीत करने वाला खुद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है? तो यही वजह है कि विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब प्रश्न उठता है कि एंग्लो इंडियन कौन है? एंग्लो इंडियन कौन है? अर्थात जो आंग्ल भारतीय जिसको बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लास 2 के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता है और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज ब्रिटिश मूल के हों। अंग्रेजी हुकूमत के समय काम करने के लिए ब्रिटिश लोगों को भारत में बुलाया गया था और फिर उन्होंने भारत में ही शादियाँ की और फिर यही बस गए। दोस्तों, एंग्लो इंडियन लोकसभा व राज्य के विधानसभाओं में मनोनीत होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे चुनाव नहीं लड़ सकते। ये जब चुनाव जीत कर आते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। अभी तक जो है भारत में ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ है, जो डेरेक ओ ब्रायन संभवतः अकेले एंग्लो इंडियन हैं जिन्होंने 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया था। हालांकि उन्होंने यह मतदान टीएमसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस से सांसद होने के नाते किया था। तो अब एक चीज़ और आता है एमएलसी के बारे में, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात विधान परिषद के सदस्यों के बारे में। दोस्तों, भारत में 29 स्टेट हैं, 29 राज्य हैं, लेकिन केवल 7 स्टेटों में ही विधान परिषद है। इसी कारण विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन हैं जो निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, कौन कौन और जो है मतलब
संसद के सदस्य तो हो गए, फिर राज्य विधानसभा के हो गए। अब ये पूछा जब क्वेश्चन आता है कि और भी कोई है जो छूट गया हो, तो इसके बारे में जवाब ये है कि जो 70 अमेंडमेंट हुआ था, 17वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया, जिसके लिए बाकायदे आर्टिकल 54 में संशोधन भी किया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन आदि पर चर्चा किए। अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में तथा राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।